नमस्ते नवकाशी मित्रों, आज हम लोग काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आए हुए हैं और ये कहना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए युवा जो होती है वहाँ की शक्ति होती है और वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो राष्ट्र निर्माता की काम करते हैं, क्योंकि आगे चल के वही जो है किसी भी राष्ट्र के लिए पूरी तरीके से एक ऐसी संरचना तैयार करते हैं जिससे क्लियर होता है कि वो राष्ट्र जो है प्रगति की तरफ जाएगा या कि वो डिमोशन की तरफ जाएगा। उसी सिलसिले में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आए हुए हैं और जो कि हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष जो चंदन जी यहाँ पे हैं, तो हम चंदन जी से पूरा परिचय लेंगे। उसके बाद हमारी जो कार्यक्रम है युवा, राष्ट्र शक्ति, रोजगार, शिक्षा, तत्कालीन सब कुछ जो है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार हम जो अपने सहयोगी सूजी जी से आग्रह करेंगे, सूजी जी इनकी पूरी टीम को दिखाएँ जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, तो हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। और यहाँ पे करना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी के पास आऊँगा, तो हम लोग अध्यक्ष जी से बात करेंगे और सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी अपना पूरा परिचय दें हमारे चैनल को। जी, मेरा नाम शशि प्रकाश चंदन है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। कब से आपका कार्यकाल कब से कब तक चलेगा और इसमें क्या कुछ समस्याएँ भी आई थी, उस समस्याओं को हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, देखिए क्या है कि हम लोगों ने 21-22 में चुनाव लड़ा है और क्या है कि 21 में हमारा चुनाव नामांकन हुआ, लेकिन हमारा चुनाव 22 में हुआ। 4 महीने बाद हमने प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, तो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव स्थगित करा दिया, जिसके माध्यम से हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया, कड़कड़ाटी ठंड में हम लोग बैठ करके धरना आंदोलन सब कुछ किए। उसके बाद भी हाई कोर्ट के निर्णय आया 4 महीने बाद कि विधानसभा के बाद चुनाव कराया जाए। एग्ज़ाम टाइम में हम लोग का इलेक्शन हुआ जिसमें 52 वोट से हम जीते, वो भी निर्दल विजेता हुए। उसके बाद तमाम समस्याएं विश्वविद्यालय में थी और उस विश्वविद्यालय में 12 साल के इतिहास में जिन्होंने कार्य नहीं कराया, और बच्चे यहाँ के यही बोलते थे जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। तमाम समस्याएं आई, लेकिन क्या है कि हम लोग लड़े और विश्वविद्यालय में जितना हो सका, जितना क्षमता था 2 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया। और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी से लेकर के, विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा से लेकर के, विश्वविद्यालय में आप देख रहे होंगे 100 फीट का राजध्वज लगा, वो भी मेरे कार्यकाल में लगा। मैंने जितना जी जान लगाया सब कार्य कराया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाता है, हमारे विश्वविद्यालय की पढ़ाई किस लेवल पे जा रही है, क्या स्तर है, हम इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जी, तो ये अध्यक्ष जी मेरा सवाल आएगा कि सबसे पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप आने वाले भारत की जो भविष्य है जी, तो तत्कालीन अगर जो कि आप राजनीतिक से संबंध रखते हैं, तो मेरा पहला सवाल राजनीतिक पर ही होगा कि भारत को जो कि इंडिया बोला जाता था अब भारत कर दिया गया है कि अब यूनियन पब्लिक इंडिया ना होके अब वो भारत रहेगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया और भारत में आपको क्या अंतर दिखता है, और क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंडिया हटा के भारत को किया तो वो कहाँ तक सही है? मैं युवाओं से सवाल करता हूँ। जी देखिए, जो फैसला लिया गया है इंडिया को भारत बनाने का, हमें नहीं लगता कि ये सही है। क्योंकि इसलिए नहीं सही है क्योंकि आप जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने नाम बदलने का कार्य किया है, हम बता दें उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितना फंड आया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और अनगिनत आप कहाँ से नाम हटाएंगे, कहाँ से आप बताइए। जिला का नाम हटाते हटाते आप देश का नाम बदलने लगे। अब ये भारत और इंडिया में आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? अगर अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहता, अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहता, मुगलों का शासन रहता, तो क्या हम लोग क्या इंडिया भी नहीं बोल पाते, ना भारत बोल पाते हैं, हम लोग कुछ और ही बोल पाते हैं, बोलते हैं। लेकिन क्या है कि अंग्रेज़ों की वजह से हम लोग को जो सीखने को मिला, कहीं ना कहीं आज हम लोग जो वेशभूषा, जो बोली चाली है, क्यों आज इंग्लिश को इतना मान्यता क्यों दिया जा रहा है पूरे विश्व में? इसीलिए दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा भारत, कहीं ना कहीं हमारे भारत के बच्चे, इंडिया के बच्चे, इंडिया और भारत में कोई भेद नहीं है, कोई अलग वो नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन क्या है कि ये राजनीतिक जो तरीका है एक दूसरे का, अब जैसे क्या है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उन लोगों ने एक नाम रखा, अलायंस बनाया, इंडिया नाम रखा, जिससे कहीं ना कहीं उनको लगा कि अरे इंडिया नाम में लोग इनसे जुड़ने लगेंगे, हमें लगता है लोग इनसे जुड़ने लगेंगे। लेकिन क्या है कि वो दिमाग यही लगाएं कि कहीं ना कहीं अगर भारत रखेंगे तो हम हिंदी नाम रखेंगे, हिंदी हमारी सांस्कृतिक है, कहीं ना कहीं उस लेवल पे चर्चा करेंगे तो क्या है ना कि लोग हमसे जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम
शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, विश्वविद्यालय की बात कर ले, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अगर समझदार हैं तो भारत इंडिया में कोई मतभेद नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो देश के बारे में सोचेगा, जो विश्वविद्यालय के बारे में सोचेगा, जो समाज के बारे में सोचेगा, जो जाति से उठ करके बात करेगा, जो भेदभाव नहीं रखेगा, वही कहीं ना कहीं आगे उसी को जनता वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेगी। मेरा दूसरा सवाल इनसे है, जो कि हम इनसे कहेंगे कि अपना परिचय देंगे। तत्कालीन जो कि हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है, अगर हम देखें तो जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, उस पे आप क्या समझते हैं? अगर जानते हैं तो आप बताएं। और क्या जो यूनिवर्सिटी का जो वातावरण है, एज ए पॉलिटिकल, एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट, फैकल्टीज़ को लेते हुए आप बताएं कि ये क्या सही है या कि कुछ और भी संशोधन, या फिर जो संशोधन किया वो गलत है? अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। और नया एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार मेरे अनुसार ये पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है नया एजुकेशन पॉलिसी, और मैं इस पर और संशोधन के बारे में और करना चाहूँगा कि और थोड़ा संशोधन की ज़रूरत है इसमें, एजुकेशन पॉलिसी में नहीं हो। और इसके अलावा जो है, जैसे विश्वविद्यालय में हमारे मिड टर्म परीक्षा, मतलब वो करते हैं सेमेस्टर के पहले मिड टर्म परीक्षा होता है, तो मतलब मिड टर्म परीक्षा से काफ़ी बच्चे और तनाव ले रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही जोड़ा गया है वो, उसके मतलब काफ़ी बच्चे और तनाव ले रहे हैं, आधे सेमेस्टर परीक्षा अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं वो। तो मिड टर्म एग्ज़ाम जो हो गया एक तरह से, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये मेरे हिसाब से गलत है ये। और उसके अलावा जो है, चलिए अब हम इससे भी बात करते हैं। आप अपना परिचय बताएं और बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो नई शिक्षा नीति है, वो कहाँ तक आपको सही लग रही है और यूनिवर्सिटी में कैसे इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बताएं अपना पूरा परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम प्रियांशु कुमार विक्रम है, मैं MGKV का छात्र हूँ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रहेगी बात, तो पॉलिसी में जो भी सरकार ने अपनी अपनी नई नीतियाँ निकाली हैं, जैसे कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कर दिया गया है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है। इससे टीचरों को भी दिक्कत हो रहा है, बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है। 6 महीने में सिलेबस ख़त्म करने में मेन बात है कि संकाय अलग अलग है। मानविकी संकाय में एग्ज़ाम चल रहा है, पूरे वर्ष एग्ज़ाम ही चलते रहता है। मिड टर्म एग्ज़ाम हो गया, वाइबा चल रहा है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चलेगा, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलेगा, LLM का एग्ज़ाम चलेगा, LLB। क्या करना चाहते हैं? सेमेस्टर थोड़ा सा वो समय पर आप बताएं। समय मेरा नाम ऋषभ सरोज है और मैं BA 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। जैसे कि नया शिक्षा में हुआ है कि इसमें मिड टर्म से बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब कि असाइनमेंट मिल रहा है हर दूसरे तीसरे दिन, ये इसका मिड टर्म, उसी में बहुत दिक्कत हो रहा है। और क्लास तो सुधार की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ है, सुधार की ज़रूरत है एकदम। अभी और सुधार की ज़रूरत है। चलिए हम अध्यक्ष जी से भी इस पर बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जो कि आजकल अगर हम कॉलेज ले लें, यूनिवर्सिटी ले लें, अगर मैं 10+2 ले लूँ, 10 ले लूँ, तो आज का एजुकेशन इस तरीके से बनाया गया है कि वो अगर देखा जाए तो पास आउट होने के बाद वो सीधा रोज़गार के लिए हो जाता है। लेकिन भारत में रोज़गार तो बढ़ती जा रही है। एजुकेशन को मैं लेके इसी को पार्ट पा रहा हूँ, और अगर वैसी शिक्षा पद्धति नहीं बनेगी तो हर साल हमको लगता है कि विद्यापीठ से ही 2000 स्टूडेंट जो है BA पास आउट होते होंगे। बिल्कुल हैं, 1000 MA करके निकलते होंगे। लेकिन उस शिक्षा का अगर गवर्नमेंट, जो कि हमको लगता है टोटल 1 लाख से ऊपर जो है साल में वो नौकरी नहीं दे सकती, और हमारी बेरोजगारी जो है वो 14% से ऊपर है, तो क्या आपको लगता है कि जो आप बता रहे हैं और जो सरकार इस समय नीति लागू की है, वो बेरोजगारी की तरफ और धकेल रही है? बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ ढकेल रही है, क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब हम बताते हैं यहाँ का स्थिति क्या है, शिक्षा के विश्वविद्यालय का स्थिति क्या है शिक्षा को लेकर के। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग इधर आ जाइए, इस साइड में भी कुछ लोग आ जाए, शिक्षा मंत्री ने लागू किया, शिक्षा मंत्री ने लागू किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन क्या है कि उन्होंने लागू किया, उसके 2 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय में UGC ने लागू कर दिया। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारे कितने प्रोफेसरों को, कितने वाइस चांसलर को, कितने रजिस्ट्रार हैं, कितने असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। मैं बता दूं, मैं अभी क्लास करता हूं, मैं भी जब क्लास में जाता हूं तो मैं भी चर्चा करूँ। मैं यहाँ तक नहीं, मैं रजिस्ट्रार से तक चर्चा किया। मैम ये बताइए कितने प्रोफेसर, कितने टीचर, कितने टीचरों को ये पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या पता है? उन्होंने बोला बेटा अभी धीरे धीरे आएगा। हम बोले जब तक शिक्षकों को नहीं पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो हमें कैसे पता होगा? और NEP में क्या है क्या नहीं है उसकी बात छोड़िए, NEP कितना बेकार है ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लूटने का प्रयास कर रही है। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देखिए साल में 2 बार एग्ज़ाम कराएगी, ठीक, 2 बार एग्ज़ाम तो 2 बार मिड टर्म, यानी 4 बार पेपर, हाँ, और 2 बार जब सेमेस्टर एग्ज़ाम कराएगी तो 2 बार पेपर देगा इंसान, ठीक। जब 2 बार पेपर देगा तो 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा,
हैं, 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा तो 2 बार फीस जमा होगा। उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड दोनों का अलग अलग, किसी बच्चे का अगर बैक पेपर हो जाता है, किसी का छूट जाता है, उसका अलग अगर छूट जाता है तो उसका अलग पैसा लेगा। देखिए, पैसा कमाने के नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, लोग कि बहुत महीन एक तरीके से इसको उजागर नहीं कर सकते हैं और ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कि टीचरों प्रोफेसरों से मेरी जब बात होती, चर्चाएं होती हैं इस पर, तो वो भी ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से परे किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे विश्वविद्यालय में 2011 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे कर्मचारी, अब ये नियुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ रिटायरमेंट तो हो रही है ना, रिटायरमेंट हो रही है। और पहले एक टेबल पे जैसे गोपनीय हो गया, चाहे कोई भी विभाग हो गया, संपत्ति विभाग हो गया, चाहे प्रशासनिक भवन हो गया, जितने भी विभाग हैं उसमें हर एक टेबल पे 4 लोग हुआ करते थे, 4 लोग। अब क्या है कि अब 4 टेबल पे सिर्फ 1 लोग हैं। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से 450 से ज़्यादा हमें लगता है कि कॉलेजेस टाई अप हैं, तो हमें लगता है, और 450 कॉलेज को ये मैनेज करता है। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, दूर दराज से बच्चे आते हैं, जितने भी बगल के 5 जिला हैं, 5 जिले से बच्चे आते हैं, दूर से भटक के वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। और कर्मचारियों की भी क्या मजबूरी होगी बेचारे, वो सब भी कितना सहेंगे। एक बच्चों को, 2 बच्चों को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आप बताइए, अब साथ के लोग हैं, छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे उनका कार्य होगा। और यहाँ तक ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आज तक हमारे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय का बात छोड़िए, हमारे विश्वविद्यालय में किताबें तक नहीं आई हैं। सर बोलती है, हम जब वीसी से बात करते हैं, वीसी बोलते हैं साफ कि हमारे पास पैसा है, बेटा जो बुक बोलोगे वो आ जाएगा। हम बोले सर, हम कितनी बार बोले हैं कि सर ये बुक चाहिए, लेकिन कभी वो बुक नहीं आया है। चलिए अजय जी, इस पे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, इस पे हम लोग ये बात करते हैं। दूसरा मैं आता हूँ रोजगार पे, जो जरूरी बात यह है कि हर विश्वविद्यालय को और इस पूरे देश को छात्र संघ की ज़रूरत है। छात्र संघ एक ऐसा जरिया है जिससे निचले तबके के लोग, जैसे भैया कितना मेहनत करके हाई कोर्ट से लड़के इन्होंने अभी दोस्त हम इस पे आएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात हम करेंगे इनसे, अध्यक्ष जी से। तो अभी मैं रोजगार को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ से या जो बच्चा पढ़ के निकलता है, जैसे मैं यहीं पर उदाहरण ले लूँ, तो इसमें से कितने लोग पास आउट होने के बाद नौकरी करना चाहते हैं और व्यवसाय करना चाहते हैं? चलिए आप। जी, मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। नौकरी की, क्योंकि सरकार में नौकरी की एकदम गिर चुका है नौकरी यहाँ। आप बताएं। सर, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं इस समय? सर, इस समय मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और सर NCC कैडेट भी हूँ। अच्छा, तो नौकरी में आपको क्या मतलब, सर, किस सेक्टर में नौकरी? सर डिफेंस में। डिफेंस में। आप बताएं। सर, नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि हम बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेटस हमारा बहुत बुरा है, इसलिए हम सोचते हैं। और सरकार जी, आप बताएं। जी, हम भी नौकरी ही करना चाहते हैं। अच्छा, कारण कि फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। आप बताएं। यह नौकरी ही करना चाहेंगे। अभी इस समय बिजनेस के लिए तो जानते ही आप भी। अब यहाँ पे अध्यक्ष जी 6 लोग हैं और भी स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं। 6 लोग में से सिर्फ एक व्यक्ति जो है बोला मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ। अब भारत सरकार की भी तत्कालीन स्थितियाँ देखिए, जो कि प्राचीन समय से चला है, 75 साल से हमारे देश आज़ाद हुए हो गए, कि इतनी नौकरियाँ वो कहाँ से देगा? ठीक है, ये देखिए, कोई ये छुपी बात नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं बोलूँगा बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा, वो कभी नहीं, आज तक गरीबी नहीं ख़त्म हो पाई, तो बेरोजगारी कहाँ से ख़त्म होगी? तो इसको अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले जनरेशन को व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए कि नौकरी? क्योंकि नौकरी तो सेलेक्टेड है। मैं बताया, पूरे हिंदुस्तान में अगर देख लिया जाए तो 1 या बहुत मान लेता हूँ 2 लाख, जहाँ पे 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो, वहाँ पे हमको लगता है कि ये तो ओस से प्यास बुझाने वाली बात नहीं होगी। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग को रोजगार की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, स्वयं रोजगार की तरफ? इस पे आप क्या करना चाहिए? मैं आ रहा हूँ। क्या है, देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि सरकार इतना रोजगार नहीं दे सकती, जनसंख्या इतना ज़्यादा है, ठीक, और क्या है कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, इतने फंड नहीं है कि मतलब रोजगार दे सके। नहीं, सरकार की 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में, सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन कहीं भी ऐसा ना। अभी मैं बताऊं आपको, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अभी हमारी VC सर से इंटरव्यू चली है, संपूर्णानंद के बिहारी लाल शर्मा जी से। उनसे मैंने बजट पे बात किया, यहाँ पे उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आप लोग से डिस्कस नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, उन्होंने बताया कि मैंने इसको रिसर्च किया, रिसर्च के माध्यम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सालाना बजट उनका 1000 करोड़ का है जी। और यही संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, जो कि कितनी माननीय यूनिवर्सिटी है, उनका बजट, बस मैं पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं दूंगा, वो अंडर 30 है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, पैसा तो है, लेकिन रोजगार के, जो गवर्नमेंट रोजगार के मद में
अच्छा, मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी वो पैसा 10,000 करोड़ आता है उसमें से 90% वो वेतन और वेतन देने में और पेंशन देने में चली जाती है। ये मैं एकदम एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ आपको। तो सरकार के पास पैसा तो है, लेकिन क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी मद में वो पूरा पैसा खर्चा करते। फिर विकास कैसे होगा? हमारी इंटरनेशनल कुछ चीज़ें हैं उसको भी मेंटेन करना है, डिफेंस भी नहीं करना है, कुछ जो गरीबों को जो फ्री राशन दे रहे हैं इस पर भी हमारा आपका पैसा जा रहा है। तो मैं रोज़गार को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, रोज़गार को लेकर हम बात कर रहे हैं कि युवाओं को, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या उनकी है जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बिल्कुल, जो क्या है कि शिक्षा को पाना चाहते हैं और क्या है कि कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस करने में हमें पहले से ही पैसे की ज़रूरत होती है। या तो हमारे पास बहुत ज़मीन जायदाद हो, हम ज़मीन को बेच करके हम बहुत बड़ा बिजनेस करें, या तो क्या नाम है कि या तो हम शिक्षा लेकर के अपने काबिलियत पर सरकार से नौकरी मांग लें, ठीक। और अब रही बात कि हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आप यही चीज़ उठा करके बिहार में देख लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब सीनियर हैं, हम डिग्री दिलवाते परेशान हो जा रहे हैं अपने विश्वविद्यालय से, तो भैया डिग्री चाहिए, लेकिन हम उनको डिग्री मजबूरी मतलब वो लाइन लगा रहे हैं, मैं स्वयं उनका डिग्री निकलवा के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी मिल जाएगा कहीं बिहार सरकार में। बिहार सरकार जितना नौकरी दी आज तक के इतिहास में हमें नहीं लगता कोई प्रदेश इतना नौकरी दिया होगा। आज भी मजबूती से नौकरी देने का कार्य कर रही है तो बिहार सरकार कर रही है। और अगर हम ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और हमारे देश में 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज क्या है? आज की स्थिति ये 205 लाख करोड़ की कर्जा है। और सोचिए उस कर्ज को नहीं पाट पाएंगे कहीं ना कहीं। अगर कहीं हम कहते हैं कि अगर सरकार एकदम ख़त्म हो गई, गिर गई, तो उस कर्ज को कौन भरेगा? हाँ, उस कर्ज को कौन भरेगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो कर्ज वो बहुत नॉर्मल कर्ज होता है, क्योंकि अमेरिका पे अगर देखेंगे तो उसका 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा है। कुछ ऐसी चीज़ें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कर्ज से ही लिया जाता है, UNDP से और इस तरीके से लिया जाता है, वो कर्ज माने नहीं रखता। आप कुछ बता रहे थे उस समय। मैं वही कहना चाह रहा था कि आपने कहा कि जो बिजनेस करने का कि मतलब ज़्यादातर लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक सरकार की नीति क्या वो गरीब तबके के लोगों को बिजनेस करने के लिए ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिससे कम परसेंट पे वो ब्याज दें? तभी तो गरीब किसान ये बहुत सी योजना चल रही है, आप इस पे जानकारी लेगा। सरकार ने जैसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम लोग को, लेकिन सरकार पूर्णतः पहले मैं भी नौकरी करना चाहता था, लेकिन स्थिति देखते हुए कि नौकरी पूरी तरह एकदम चौपट हो गया है, नौकरी दे ही नहीं पा रहा है सरकार। अब मैं इस पे अध्यक्ष जी, ये सेवा योजन कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो कि आपके यहाँ भी है, अभी मेरी मदन लाल जी से आधे घंटे चर्चा भी हुई थी लास्ट वीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका हम लोग का यही चौगा घाट पे ऑफिस भी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कि इस समय आपकी नज़र में क्या भूमिका है एज ए रोज़गार? फिर मैं इसको बताएं, फिर इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं। वो तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस समझ रहे हैं ना सर, वहाँ पे मतलब रोज़गार के लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। वही एक माध्यम होता है जिससे लोग रोज़गार को पा सकते हैं। आज की डेट में क्या वो प्रासंगिक है? मैं अपने दर्शकों, अपने युवाओं के द्वारा सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि देखें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की क्या स्थिति बनती जा रही है, इन लोगों की नज़र में वो क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कितने लोग को वो चीज़ें बता पा रहे हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए, यहाँ फॉर्म भरिए, यहाँ से आपको नौकरी मिलने का आशा हो सकता है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं 90% लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में और कहीं ना कहीं उस चीज़ से वंचित हो जाते हैं। जी, क्या बता रहे थे? मैं बता रहा हूँ कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसी में ऑफिस में, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोज़गार मिला नहीं। मैंने 2020 में शायद करवाया था, उस समय करवाया था मैंने रजिस्ट्रेशन। जहाँ तक मतलब सरकार कहा था कि आपकी जो योग्यता के अनुसार जो है आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिल पाया। अध्यक्ष जी, ये चीज़ें बड़ा ही मुझे उसके साथ गमगीन के साथ कहना पड़ रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे जो अब नौकरी दी जा रही है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए दी जा रही है। एक एजेंट का रूप में काम कर रहे हैं कि टाटा या बिरला या फिर BKT टायर ऐसे लोग आए और आप ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएं तो प्राइवेट सेक्टर, अच्छा गवर्नमेंट उसको भी नौकरी मान रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का काम रह गया है अब कि प्राइवेट सेक्टर के बुला के आप लोग का कैंपस लगा के वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन करना, इसको गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्राइवेट का नौकरी दिलवा रही है। देखिए अब हम ये बताएं, सरकार से अच्छा तो हमारा विश्वविद्यालय है, सरकार से अच्छा हमारा विश्वविद्यालय है कि हम लोग उससे अच्छे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद मेरे कार्यकाल बाद मैंने पहली बार अपने विश्वविद्यालय में 55 से ज़्यादा कंपनियों को बुलवा करके हमारे विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर से बात करके सब डिस्कशन करके प्राइवेट कंपनियाँ आई, सारे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, अपना एजुकेशन भी ले रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप अगर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, तो उसमें सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट व्यवस्था। प्राइवेट व्यवस्था होनी तो हम सरकार पास क्यों जाएंगे?
सरकार के पास हम क्यों जाएंगे? सरकार हमें क्या देती है? सरकार से हमें क्या चाहिए? सरकार से हमें लाभ चाहिए। जो चीज़ हम कर ना सके, जिसमें हम सक्षम ना हो, हमें वो चीज़ चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सही, जो भैया बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जब मतलब अपने तरीके से इन्होंने इतना कर दिया तो सरकार को देखना चाहिए कि इनसे सीखें, कम से कम उससे तो बढ़िया कम से कम करे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छात्र संघ। हर देश में हर विश्वविद्यालय के लिए छात्र संघ जरूरी है। अगर छात्र संघ रहेगा तो परिवारवाद नहीं होगा, क्योंकि निचले तबके के लोग आएंगे। भैया ने कितने मेहनत करके हाई कोर्ट से लड़के इन्होंने छात्र संघ बहाल करवाया और बाद में इन्होंने यहाँ के अध्यक्ष बने। इसीलिए बहुत ज़रूरी है देश के युवाओं के लिए, राजनीति के लिए, सभी चीज़ के लिए कि अगर पढ़े लिखे जाएंगे तभी तो हमारी राजनीति सुधरेगी। बस आप क्या कहना चाहेंगे? जी अभी तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इसके बारे में हमको भी आज ही पता ही चला है। आप जी, बताइए। छात्र संघ तो बहुत ज़रूरी है। छात्र संघ नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एम्प्लॉयमेंट रोजगार सेवा योजन कार्यालय होता है उसमें? जैसा भैया बता रहे थे उस तरह मेरे भैया ने भी वही उसी में अप्लाई किया तो उनका भी कुछ नहीं। चलिए आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल। तत्कालीन अगर देखा जाए, जैसे कि कई लोग डिमांड करें छात्र संघ की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, ये लास्ट सवाल है मेरा, सर्वोच्च न्यायालय कुछ साल पहले बोला था कि हमको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टूडेंट्स चाहिए, नेता नहीं। ठीक। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। हम कहीं ना कहीं इनके बातों को खंडन करेंगे। भाई जो भी है, न्यायालय सबसे उच्च स्तर का वो माना जाता है, जिससे हम लोग मतलब कि हर न्याय को पाने का प्रयास करते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो उनका आदेश है वो सर्वप्रथम है। लेकिन हमारा ओपिनियन ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बताइए, हम अगर पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है हमारे पास, अगर शिक्षा लेकर के हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा लेकर के हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम यही नेतागिरी ही कर पा रहे हैं। अगर शिक्षा लेकर हमें राजनीति में एक मजबूत, अगर एक सबसे बड़ी चीज़ की, अगर जो पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान अगर राजनीति करेगा, कहीं ना कहीं दशा दिशा बदलने का कार्य करेगा। और अगर हम शिक्षित नहीं है, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग, प्रधान हैं, जिला पंचायत है, विधायक हैं, जो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन क्या नाम है कि आज भी लेकिन राजनीति करते हैं, उनको जानकारियाँ नहीं है। और पढ़ा लिखा नेता जब बनेगा, विश्वविद्यालय से निकला है, महाविद्यालय से नेता, छात्र संघ जब चुनाव होगा, लड़ाई लड़ करके शिक्षा, जब जितना पढ़ा लिखा रहेगा, आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो बोल कहाँ पाता। कितना ज़बरदस्त इन्होंने बात कहा हुआ है कि अगर हम देखें तो तत्कालीन 10 साल 15 साल पहले बिहार को अगर हम देखें, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छी राजनीति कर सकता है, स्वच्छ राजनीति कर सकता है, पारदर्शिता वाली राजनीति कर सकता है, लोगों की चीज़ें समझ सकता है। अगर हम बिहार में 15 साल पहले देखें तो ये देखेंगे कि एक अशिक्षित महिला जो कि एसएसपी और दरोगा में अंतर नहीं जानती थी, उसको है वहाँ की सीएम बनाया गया था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अध्यक्ष जी कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो एंट्रेंस है, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या फिर किसी तरह विधायक बनने के लिए या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की युवा कर रही है, जो कि इस पे हम 1 मिनट के और भी बात करेंगे इनसे, फिर उसके बाद हम विराम देंगे। जी देखिए, क्या है कि आपकी बात सही है कि शिक्षा जो मुख्यमंत्री थी विधायक मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी, वो क्या है कि शिक्षित नहीं थी। मैं कहता हूं कि क्या ये बताइए, लालू यादव भी तो मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षित नहीं थे? वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हर आंदोलन, हर लड़ाई लड़ करके मजबूती से गरीबों और नौजवानों को और किसानों की बात रख करके वहाँ तक पहुँचे। हम कहते हैं कि हमारे जो परिवेश होगा, हमारा जो परिवेश, जब हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, हमारा जो समाज होगा अगल बगल का, वो भी कहीं ना कहीं उसके अच्छा देखेगा तो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो उनके परिवार में रही बात परिवारवाद की, जो भी वो मुख्यमंत्री बनाया गया, जिस भी तरीके से बनाया गया, हम ये कहते हैं कि अगर वो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जो उनका जो परिवेश था, उनका जो माहौल था, कहीं ना कहीं उससे बढ़कर था। और कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास आज भी देखिए, ज़रूरी नहीं कि, ये भी बात हम मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन साफ हो। ठीक, कहीं ना कहीं जो अनपढ़ है वो भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर की बात करता है, लेकिन
हमारे आज का जो समाज मांगता है वो शिक्षा, कहीं ना कहीं शिक्षा को उच्च रखता है, और कहीं ना कहीं अगर बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है तो अगर शिक्षा नहीं है तो समझ लीजिए कि वो ज़ीरो है आज के समाज में। पहले क्या था क्या नहीं था, पहले की परिस्थिति बहुत बेकार थी, लेकिन आज हमारा समाज आज इतना हम लोग ऊपर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बहुत नीचे स्तर पे दब जाएंगे। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल, क्योंकि आपकी बातों से एक सवाल और आ रहा है, विश्वविद्यालय को ही मैं ले लूँ। अभी एक अदर स्टेट में, साउथ के स्टेट में कुछ दिन पहले एक थोड़ा सा स्कैंडल हुआ था, वो स्कैंडल फिर हुआ है कि स्कूल में हिजाब के माध्यम से क्या इस्लाम की एंट्री है? नहीं, इस पे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केरला उरला में इस तरह के, कर्नाटका में हुआ था शायद, जी तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी, क्योंकि अभी कुछ फिर शुरू हुआ है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि उस पर क्या करना चाहेंगे? क्या विद्यालय को सांप्रदायिक रूप देना चाहिए या एकदम स्वच्छ और क्लीन स्टूडेंट देना चाहिए? नहीं, देखिए इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि देखिए हिजाब पहना, आप देखिए जब तक स्कूल में है, स्कूल के नियमों, क्योंकि स्कूल के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ये तो तानाशाही हो गया एक तरीके से ना। आप ये बताइए, हम चाहे तो हम भी कुछ भी पहन के चले जाए स्कूलों में। स्कूल में ड्रेस क्यों बनाया गया है? ड्रेस कोड, बिल्कुल ड्रेस कोड क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया कि हमारे आप में कोई मतभेद न हो, हम आप बराबर हैं, हम किसी धर्म के हैं ना किसी जाति के हैं। हम जो कोड ड्रेस पहने हैं वो सेम ड्रेस आप भी पहने हैं, जो खून हमारा है वो खून आपका भी है। हम स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं, न कि जातिवाद, न कि मतभेद करने जाते हैं। और इसके बाद हम कहते हैं स्कूल तक आप ये सब इतना गलत कार्य मत करिए, लेकिन आप विश्वविद्यालय में जाते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय में देखिए लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं, बुर्का पहन के आती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी संस्कृत के वो है धोती कुर्ता पहन के आते हैं। अब हमारे क्लासमेट है, अनेकता में एकता भारत। बिल्कुल, अनेकता में एकता भारत। अच्छा, लास्ट सवाल इसके साथ कि आप जो है विश्वविद्यालय के जो कि आप अध्यक्ष हैं, जी, तो आपके माध्यम से पूरे भारत के जितने भी युवा विद्यार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्षेत्र के, जनपद को? देखिए क्या कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार हूँ, कहीं ना कहीं जानता हूँ कि किस तरीके से माता पिता पैसे को कमाते हैं और किस तरीके से अपने दो रोटी नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो हम यही कहेंगे सारे युवाओं से, बच्चों से कि कम से कम अपने माँ बाप का लाज रखने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, कहीं ना कहीं बढ़िया संस्कार को दर्शाने के लिए कि हम इस परिवेश से पैदा हुए हैं, इस परिवेश से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से शिक्षा लें, पढ़ाई लिखाई करें और समाज में आपका जो भी मन करे आप अपने माता पिता को बताइए और वो कार्य करिए जिससे क्या है कि आप संतुष्ट हो, आपके परिवार संतुष्ट हो, आप खुश हों। और समाज के बारे में ये मत सोचिए कौन आपके बारे में बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, छोड़ दीजिए। आप अच्छा कार्य करिए, सिर्फ आप यही रखिए कि हमें अच्छा कार्य करना है, जो फल मिलेगा वो कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से सफल फल होगा। और वास्तविकता यही सच्चाई है कि अच्छे कर्म करने वालों को ही अच्छा फल मिलता है। अभी आप देख रहे थे नवकाशी के माध्यम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे और उनके साथ के युवा जुड़े हुए थे। अभी हम इनसे इतने पर रोक रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जो कि कम समय में हम ज़्यादा सवाल इनसे कर नहीं सकते, तो फिर हम लोग इनसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।